साथियों नमस्कार। मैं राधेश्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बिहार की नीतीश सरकार ने लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। जो उन्होंने केंद्र सरकार से पहले जब जातिगत जनगणना कराने की अपील की और केंद्र की सरकार ने जब जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया, उसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने 2019 और 2021 में विधानसभा और विधान परिषद से विधेयक पास कर दिए कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उसके बाद लगातार उस कानून के विषय में, उस पास हुए विधेयक के विषय में लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहे और लोग कोर्ट चले गए। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में पूरा मामला जब खुल के सामने आया, आज उस मामले पर हाई कोर्ट में फैसला आया है। पटना हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है। हम आपको आज के एपिसोड में ये बताएंगे कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कब से सार्वजनिक नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, पटना हाई कोर्ट ने अपने उस निर्णय में क्या कहा है, केंद्र सरकार का क्या पक्ष है। इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। 2019 और 2021 को बिहार विधानसभा में ये जब प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद बहुत सारे तमाम लोगों ने इस विधेयक पर प्रश्न चिन्ह उठाए, कोर्ट की शरण में चले गए। पहले तो विरोध किया, सीधे सीधे केंद्र सरकार ने हलफनामा लगाकर यह कहा है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि यह काम बहुत ही जटिल है और कठिन है। क्या कठिन है, क्या जटिल है, ये तो सरकार जाने। 1951 से आज तक आजाद हिंदुस्तान में सिर्फ एससी और एसटी की जनगणना सार्वजनिक होती है। बाकी बैकवर्ड और अपर कास्ट की जनगणना सार्वजनिक नहीं होती है। जनगणना होती है लेकिन जनगणना सार्वजनिक नहीं की जाती है, उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते। नहीं बताया जाता है कि कौन कितना है। और ये बताना 1931 से बंद है। 1990 में जब केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, तो 1931 की जातिगत जनगणना को आधार माना और 1931 की गणना के मुताबिक ओबीसी इस देश में 52% है। उसके बाद से ओबीसी को यह पता ही नहीं चल पाया कि हम कितने प्रतिशत हैं, और किसी सरकार ने बताने की जहमत भी नहीं उठाई। आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद से आजादी के अमृत काल तक इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को ये नहीं पता चल पाया, सरकार में बैठे हुए लोगों ने ये नहीं पता चलने दिया कि उनकी संख्या कितनी है। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा देश जहां पेड़ों की गिनती होती है, वृक्षों की, सड़क के किनारे खड़े वृक्षों की भी गिनती होती है, उन पर भी नंबर डाले जाते हैं। छोटा साड़ों की गिनती होती है, उन पर भी नंबर डाले जाते हैं। लेकिन इस देश का ओबीसी इतना दुर्भाग्यशाली है कि छोटा साड़ों से और सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों से भी बदतर है उसकी जिंदगी, जो उसे ये नहीं पता चल पा रहा कि वो कितना है।
और कौन है वो लोग जो जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? इस क्यों का जवाब जिस दिन ओबीसी वर्ग का सोया हुआ युवा धर्म की अफीम के नशे में सोया हुआ ओबीसी वर्ग जिस दिन इस क्यों का जवाब ढूंढ लेगा, उस दिन इस देश की कोई भी सरकार हो मजबूर हो जाएगी ओबीसी की जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करने के लिए। इस देश में 1970 के बाद 1990 तक सामाजिक न्याय के लिए तमाम आंदोलन चले और 1990 में जब वो आंदोलन किसी मुकाम पर पहुंचे और उन्हीं आंदोलनों का कारण था, उन्हीं आंदोलनों की वजह थी जो 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया। इस देश के उन चंद वो लोग जो ओबीसी वर्ग को वर्गलाने की कला जानते हैं, उन्होंने देखा जब 1990 में कि इस देश में मंडल की राजनीति रंग पकड़ रही है और ओबीसी वर्ग अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, तो बड़ी होशियारी के साथ बड़े लंबे समय से एक खड़ा हुआ राजनीतिक आंदोलन जो मंडल वशिष्ठ कमंडल बन के तैयार हुआ था, उस आंदोलन को एक झटके में तबाह कर दिया धार्मिक आंदोलन ने। आपको याद होगा, और जिन लोगों को याद नहीं है वो इतिहास के पन्ने उठाकर पढ़ें कि मंडल आंदोलन ने जब अपनी पहली मंजिल पाई, उसके बाद से इस देश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हो गया और पूरे देश के बैकवर्ड को एक झंडा पकड़ा दिया कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, धर्म बचाओ। धर्म बचाने के लिए निकले इस देश के ओबीसी ने अपनी अस्मिता बचाने बंद कर दी। और यह साजिश क्यों की जाती है, कौन करता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं और खुद आप अपने आप से सवाल पूछिए। बाबूजी कल्याण सिंह जी से कहा गया कि धर्म खतरे में है, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी में लात मार दी। राम मंदिर आंदोलन के समय बैकवर्ड के तमाम वो नेता, विनय कटियार, बाबूजी कल्याण सिंह, प्रमुखता उनके नाम सामने निकल के आते हैं। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो क्या इन लोगों को बुलाया गया? और क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट है उसमें कितने बैकवर्ड भागीदार हैं, कितने ओबीसी सदस्य उसमें हैं? इस चीज का जवाब आखिर ओबीसी क्यों नहीं लेना चाहता और ओबीसी ऐसे जवाब क्यों नहीं खोजता है? खोजने चाहिए। आपसे तो कहा जाता है धर्म खतरे में है और आप धर्म बचाने निकल पड़ते हैं। अरे आप धर्म बचाएंगे, पहले आप अपनी नौकरियां बचा लो, अपने बच्चों के भविष्य बचा लो, अपनी बेटियों की इज्जत बचा लो, जलते हुए अपने घर बचा लो, अपना सम्मान बचा लो और अपना चोरी होता हुआ आरक्षण बचा लो, तब धर्म बचाना। अभी चुनाव आने वाला है, वही भारतीय जनता पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा के ये कहती है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, वही भारतीय जनता पार्टी अभी राजनीतिक मंच सजाएगी पूरे देश के विभिन्न जगहों पर और इसी देश के ओबीसी समुदाय से ये कहेगी कि धर्म खतरे में है और आपकी जरूरत है, आप धर्म बचाइए। और नफरत की अफीम को खाए हुए इस देश का 80% ओबीसी धर्म बचाने निकल पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी चिंता नहीं है, धर्म की चिंता है। ओबीसी वर्ग को इतिहास पढ़ना चाहिए और पलटने चाहिए इतिहास के वो पन्ने
कि आजाद हिंदुस्तान में जब सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने दिया बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कौन वो लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर से ये कह रहे थे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, वापस जाकर बार बनाओ। ये कौन लोग थे जो बिहार विधानसभा को घेरे पड़े थे, हाथों में तख्तियां थीं, वो आंदोलन उग्र था और नारा उनके मुंह पे था कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छोरा लेके बार बनाओ। कौन लोग थे? कौन लोग थे? जब शरद यादव संभल लोकसभा लड़ने गए थे तो उन्होंने नारे लगाए थे कि शरद यादव वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। कौन लोग थे जब मुलायम सिंह यादव 1977 में पहली बार मिनिस्टर बनाए गए और उन्हें विभाग मिला दुग्ध एवं पशुपालन विभाग, तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि जैसी जाति वैसा मंत्रालय। जब इस देश में जातिगत तरीके से कामों को तय किया जाएगा, इस देश में किसी जाति वर्ग में पैदा हुए बच्चे से उसी जात के लिए जो काम निर्धारित किया गया है उस काम की आशा की जाएगी और उसके बाद सरकार ये कहेगी कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। ओबीसी को विचार करना चाहिए कि आखिर उसके हक पर डकैती कौन डाल रहा है, कौन लोग हैं जो पिछले दरवाजे से उसका हक छीनना चाहते हैं, और आखिरकार क्या परेशानी है ये बताने में कि हम कितने हैं। परेशानी ये है कि अगर इस देश का ओबीसी ये जान गया कि उनकी जनसंख्या कितनी है तो वो अपना अधिकार मांगेंगे। गजब की बात, 1931 से लेकर आज तक बैकवर्ड की जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। पटना हाईकोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि जातिगत जनगणना होगी। बिहार की नीतीश सरकार की इस मामले में जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी के ऊपर एक मामला चल रहा है मोदी नाम को लेकर, कि उन्होंने कुछ नाम लिए कि फला मोदी, फला मोदी, फला मोदी, देश छोड़ के भाग गए, आखिर जितने चोर हैं वो सब मोदी क्यों हैं, ये उन्होंने बयान दिया था। इस मामले में उनको सजा भी पड़ी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लोग टिप्पणी करने एकदम से निकल पड़े कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का अपमान किया है, वरन पूरे बैकवर्ड समाज का अपमान किया है। पूरे मुद्दे को ही बैकवर्ड का अपमान बता दिया और बैकवर्ड समाज कह रहा देखो भारतीय जनता पार्टी हमारे अपमान पे बोली। लेकिन बैकवर्ड समाज पता नहीं इतना अंधा और बहरा क्यों बन जाता है जब उसके अपमान पर सरेआम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और देश की संसद में डकैती डाली जाती है। ये जानना चाहिए कि आखिर लिटरल एंट्री से जो आईएएस बनाए जाते हैं, आपको पता है? नहीं पता होगा। मोदी सरकार ने एक योजना बनाई, एक नियम बनाया, बिना आईएएस की परीक्षा पास किए इस देश में आईएएस बनाए जाते हैं। और ये योजना मोदी सरकार लाई, सीधे सीधे आईएएस, लिटरल एंट्री उसको बोलते हैं। और अगर आप उसके विषय में गहराई में जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि लिटरल एंट्री में अब तक कितने आईएएस बनाए गए और उनमें कितने बैकवर्ड हैं, तो शायद आपको वो जवाब मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको जवाब मिलेगा कि बैकवर्ड 0। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे कंधे पर धर्म की ध्वजा रख दी जाती है और कहा जाता है धर्म बचाओ। अरे ओबीसी समाज के अंधे बहरे लोगों, तुम धर्म बचाओगे? अपनी लुटती हुई इज्जत बचा लो पहले, अपना लुटता हुआ हक बचा लो पहले, अपनी छिनती हुई नौकरियां बचा लो पहले, अपना चोरी हुआ होता हुआ आरक्षण बचा लो पहले। अचानक से कोई आके बता देता है कि धर्म खतरे में है, धर्म बचाओ। धर्म खतरे में अगर है
तो तमाम से बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? वो आए धर्म बचाने, वो क्यों नहीं आते? अगर तुम्हारे कांवड़ धोने से धर्म बचता है, तुम्हारे मंदिर जाने से धर्म बचता है, तुम्हारे तमाम तरह के जो तुम प्रोपोगंडा पाखंड के पनाए रहते हो, इन चीजों से धर्म बचता है, तो तमाम से ये बाबा जीत के चुनाव क्यों लड़ते हैं और चुनाव लड़के ये संसद क्यों पहुंचते हैं, विधानसभा क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि धर्म कुछ है ही नहीं, सब कुछ अधिकार है इस देश में, और अधिकार संसद में मिलता है, मंदिर में नहीं मिलता। और उसका एकमात्र कारण है कि ओबीसी वर्ग का बड़ी संख्या में अशिक्षित होना। क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए तो आप सवाल करोगे, और जो समुदाय, जो वर्ग सवाल करना सीख जाता है, उसे उसके अधिकार मिल जाते हैं। इसलिए शिक्षा की तरफ बढ़ो, असलियत को जानो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रिलीज किए हुए वो मैसेज जो धर्म की ठेकेदारी तुम्हें सौंपते हैं, उन मैसेजों पर भरोसा मत करो। इतिहास के पन्ने पलटो। तुम्हारे तमाम सारे बुजुर्ग तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते मर गए। क्या मिला उन्हें? ऐसी पीढ़ी जो धर्म के नशे में अंधी और बहरी बन गई। तुमसे क्या कहा जाता है? वोट दे दो, मोदी जी पिछड़े हैं। वोट दे दो, मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। और मोदी जी का चेहरा दिखाकर तुमसे वोट ले लिया जाता है, सिर्फ इस नाम पे कि मोदी जी पिछड़े हैं। अरे मोदी जी पिछड़े हैं, मोदी जी ने कितने पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण किया है। लेटरल एंट्री में कितने आईएएस पिछड़े बनाए हैं। मोदी कैबिनेट में जितने सचिव हैं, उनमें से कितने सचिव ओबीसी के हैं। मोदी जी को जिस समाज का बताया जाता है कि वो तेली समाज से आते हैं, तेली समाज के सबसे बड़े महापुरुष हुए भामाशाह। भामाशाह जी के नाम पे एक भी योजना बनाई केंद्र की सरकार ने? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर एक भी योजना बनाई? उनकी एक भी मूर्ति लगाई कहीं पूरे देश में? ये आपको ठगने और छलने की बात है। और वो लोग जो हमें ये बताते हैं कि मोदी जी पिछड़े समाज से हैं, वही मोदी सरकार हमारे अधिकारों को छीनती है। और वो लोग मंच पे बैठ के तालियां बजाते हैं। आखिरकार आप कब तक अंधे बहरे गूंगे बने रहेंगे? किताबों की तरफ लौटो। क्यों नहीं आप अपने आप से ये सवाल करते कि जहां हमारे अधिकार की बात आती है, वहां मोदी सरकार चुप क्यों हो जाती है? जब अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के नौकरियों में एक बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें लगभग 16,000 से ज्यादा ओबीसी वर्ग की नौकरियां छीनी गईं, मोदी सरकार क्यों नहीं बोली उस पर? क्योंकि आपको तो नौकरियों से मतलब है नहीं, आपको तो धर्म बचाना है। पूरी लड़ाई आपके कंधे पर बंदूक रख के लड़ी जाती है, और लड़ाई जीतने के बाद जो मलाई निकलती है वो कोई और खाता है। क्योंकि तुम बैकवर्ड हो। तुम्हारे वर्ड के आगे जो बैक लगा है वो इसीलिए लगा है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत पीछे चलती है। तुम्हें तुम्हारे हक अगर चाहिए तो दो चीजों पे कब्जा करना होगा। एक तो इस देश की शिक्षा पे, और दूसरे इस देश की संसद पे। ऐसे ही घंटी बजाते रहो, धर्म बचाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। विचार क्यों नहीं करते?
कौन है वो लोग जो आरक्षण के विरोध में हैं? कितना अपमानित किया जाता है। जब कहीं पुल गिरता है तो क्या लिखते हैं लोग फेसबुक पे? आरक्षण से बने हुए इंजीनियर्स जब पुल बनाएंगे तो इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे। कोई मरीज मर जाता है तो क्या सामने लिख के आता है? आरक्षण से बने हुए डॉक्टर जब ऑपरेशन करेंगे तो यही परिणाम सामने आएंगे। और कौन लिखता है? आपने कभी ये सोचा है? सामान्य वर्ग के लोग, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब बात हक की आएगी तो हम अपना हक मांगेंगे। बीपी सिंह सामान्य वर्ग से थे और उन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दिया। पूरा सामान्य वर्ग उनको खलनायक मानता है, उनकी कभी जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनाता। और ये तथाकथित पिछड़े मोदी जी, इन्होंने सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। सामान्य वर्ग इन्हें नायक मानता है, बीपी सिंह को नहीं मानता। बीपी सिंह को क्यों नहीं मानता? क्योंकि सामान्य होते हुए बैकवर्ड को आरक्षण दिया, इसलिए बीपी सिंह को सामान्य वर्ग नायक नहीं मानता। और पिछड़े वर्ग के लोग मोदी जी को अपना नायक मानते हैं। इसीलिए तो तुम्हारे नाम के आगे बैकवर्ड लगा है। एक आदमी वो जिसने सामान्य होते हुए बैकवर्ड को आरक्षण दिया, एक आदमी वो जिसने तथाकथित बैकवर्ड होते हुए सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया। उन्हें वो अपना नायक नहीं मानते, उन्हें वो अपना नायक मानते हैं। इन चीजों पे विचार करो, बहुत गहरी चीजें हैं। बताने पे अगर बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताई भी नहीं जा सकती हैं, सिर्फ पढ़ी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। खुद की भी आंखें खोलो। लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, शिक्षा और संसद पर कब्जा कर रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं धर्म बचाओ। तुम लगे पड़े हो धर्म बचाने में। राम मंदिर का जब ट्रस्ट बनता है तो तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलता, तुम्हारे किसी नेता को बुलाया नहीं जाता। अरे और तो और, इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया, जो आधिकारिक था उनका। उमा भारती, बाबूजी कल्याण सिंह, विनय कटियार, तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर आंदोलन में बड़ा त्याग किया, बड़ी मेहनत की, अरे उन्हीं को बुला लिया होता। 2024 का चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग राजनीतिक मंच सजाएंगे और ये दावा करेंगे कि हम ओबीसी हितैषी हैं, लेकिन उनसे सिर्फ एक सवाल कर देना, और मेरा दावा है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और वो बगलें झाकेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और अगर जवाब आपको देंगे तो सिर्फ ये बताएंगे कि पिछली बातें छोड़ो, धर्म की रक्षा करो, पिछली बातें छोड़ो, देश की रक्षा करो, पिछली बातें छोड़ो, देश को सुरक्षित बनाने के लिए वोट करो। उनसे ये पूछ लेना कि जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला था, तब यही भारतीय जनता पार्टी देश की सड़कों पर मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाल रही थी कि नहीं निकाल रही थी? बस इतना पूछ लेना, नंगा हो जाएगा उनका चेहरा। और धर्म की अफीम खाके जो तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं वो भी खुल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे जो भी वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।